गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर का जो अध्याय 3 है उसका दूसरा इंसेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई सी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया या नहीं आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व का ये कीट है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे, जिसका नाम है सफ़ेद लट या वाइट ग्रब। सफ़ेद लट या वाइट ग्रब, ठीक है। सफ़ेद रंग की इसकी लट होती है। इसका जो लार्वा कैटरपिलर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसका सिर भूरे रंग का होता है। आपने खेतों में अक्सर ये ज़रूर देखा होगा, खेतों में खुदाई करते समय या कोई काम करते समय आपको सफ़ेद रंग की लट ज़रूर निकली दिखाई देगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो सफ़ेद लट भी दिखाने वाला हूँ जो यहाँ मेरे गार्डन से मुझे प्राप्त हुई है, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आइए पहले इसके कुछ लक्षणों के बारे में और इसका जीवन चक्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके लार्वा को देखेंगे और इसके लक्षण भी देखेंगे। सफ़ेद लट या वाइट ग्रब जो है उसका वैज्ञानिक नाम होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया है। क्या नाम है? होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम है, होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। इसका जो गण है वो है कोलियोप्टेरा और कुल इसका मेलेनोनथीडी है। गण कौन सा है? कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा क्या गण है इसका? कोलियोप्टेरा। इसमें सभी भृंग बीटल्स आते हैं। ये जो गण है कोलियोप्टेरा इंसेक्टा वर्ग का, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में वर्ग इंसेक्टा, इंसेक्टा में ये जो गण ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, इस कोलियोप्टेरा में सभी बीटल्स या ग्रब जो हैं, बीटल्स या भृंग जो है वो इसमें आते हैं, भृंग आते हैं। इनके लार्वाओं को ग्रब कहते हैं। इनका जो लार्वा है उसको ग्रब कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो लेपिडोप्टेरा की जो लार्वा है उन्हें कैटरपिलर कहा था। क्या कहा था? कैटरपिलर। कोलियोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उन्हें ग्रब कहते हैं, GRUB ग्रब कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका गण कौन सा है? कोलियोप्टेरा, जिसमें सभी बीटल्स आते हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा गण है, पूरे जंतु जगत का सबसे बड़ा गण कोलियोप्टेरा ही है। सबसे बड़ा गण है ये। जंतु जगत में सबसे बड़ा गण अगर पूछा जाए ऑर्डर तो वो कोलियोप्टेरा ही है। बीटल्स इस वर्ड में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कुल इसका है मेलेनोनथीडी, मेलेनोनथीडी, ठीक है। इसे और भी सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे मई भृंग, जून भृंग और कॉकचेफर भृंग इसे भी कहते हैं। इसका और सामान्य नाम है, मई और जून में इसका जीवन चक्र प्रारंभ होता है, इसलिए इसे मई बीटल, जून बीटल और कॉकचेफर बीटल, कॉकचेफर भृंग भी इसे कहते हैं। यह राष्ट्रीय पेस्ट होता है। जैसे नेशनल एनिमल होता है, जैसे नेशनल बर्ड होता है, जैसे नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री होता है, वैसे ही नेशनल पेस्ट है जो सफ़ेद लट ही है। ये भी आपके लिए याद रखना है। यह सर्वव्यापी होता है, यानी कि पूरे संसार में ये पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड भर में, ये पूरे संसार भर में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये सर्वव्यापी होता है। नेक्स्ट, इसके पोषक पौधे कौन से, यानी कि कौन से पौधों से यह पोषण प्राप्त करता है? तो ये भी खरीफ की फसलों में लगने वाला कीट है। कौन सी फसलों में? खरीफ की फसलों में, यानी कि बरसात में जो फसलें होती है उस समय लगने वाली फसलों में लगता है, जैसे मूंगफली, बाजरा, मिर्च, ग्वार, ज्वार, मूंग, ठीक है। ज़्यादा ये खरीफ की फसलों में भी उन फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिनकी जड़ें मूसला मूल प्रकार की होती है। कैसी होती है? मूसला मूल जड़ें जो हैं उन्हें ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मूसला मूल वाली जड़ों को ये ज़्यादा नुकसान, अपस्थानिक मूलों को ये कम नुकसान पहुंचाता है, मूसला मूल को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जैसे मिर्च, मूंगफली, इनमें ये ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। इसके दूसरा एक और प्रकार का पौधा होता है, इसका परपोषी पौधे। ये तो थे पोषक पौधे जिनसे इनका लार्वा पोषण प्राप्त करता है। दूसरा है परपोषी पौधे, इन पर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके खास करके वयस्क इन पर आकर बैठते हैं और इन्हीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ इनसे पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। ये पौधे हैं इसके परपोषी पौधे।
जैसे बेर, खेजड़ी, बबूल, नीम, गूलर, जामुन, सेजन, इनमें ये ज़्यादा रहता है, इनका जो वयस्क है वो। परपोषी पौधे कौन कौन से इसका? बेर, खेजड़ी, बबूल, नीम, गूलर, जामुन, सेजना, इन सब पर ये इनका जो वयस्क है वो आकर बैठता है, इनके नर और मादा। ठीक है, तो ये इनके परपोषी पौधे होते हैं। ये जो इनका लार्वा है वो बहुत ज़्यादा क्षतिकारक होता है, कई बार ये पूरा 100% फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका लार्वा जो है वो भूमिगत रहता है। कैसे रहता है? भूमि के भीतर, भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर ये रहता है। लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में ये नीचे रहता है और पौधों की जड़ों को खाना पसंद करता है। पौधों की जड़ों को ये खाना पसंद करते हैं। इसके जो दांत जो होते हैं, इसके जो मुखांग जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, काटने और चबाने प्रकार के, जो जड़ों को काटते रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अगर सोचो पौधे की जड़ें काट ली जाए, जड़ें ही नष्ट हो जाए, तो क्या पौधा जीवित रहेगा? नहीं, पौधा मर जाता है। इस तरह ये बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, इसकी लार्वाओं में भी इसकी जो 3rd स्टेज लार्वा होती है, जो ज़्यादातर अगस्त के बाद शुरू होती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो स्टार्ट होती है 3rd स्टेज लार्वा, वो सर्वाधिक नुकसान करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कौन सी स्टेज का लार्वा ज़्यादा नुकसान करता है? 3rd स्टेज का लार्वा, जो अगस्त लास्ट में प्रारंभ होती है और सितंबर अक्टूबर तक रहती है। तो वो लार्वा जो है वो अधिक नुकसान पहुंचाता है 3rd स्टेज का। ठीक है, तो ये हमने इसके साधारण लक्षण, इसके साधारण बातें हमने इससे संबंधित देखी है। वैज्ञानिक नाम इसका बार बार याद कीजिए, होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम है। आइए अब इसके जीवन चक्र पर चर्चा करते हैं। इसका जीवन चक्र क्या होता है, कैसे किन किन अवस्थाओं से गुजरता हुआ पूरा होता है, वो देखते हैं। तो इसका जो जीवन चक्र है वो 1 वर्ष में लगभग एक पीढ़ी ही गुजरती है। 1 वर्ष में केवल इसकी 1 पीढ़ी होती है। ठीक है, जैसे हमने पिछले जो इंसेक्ट था उसमें हमने, जो कातरा था उसमें हमने पढ़ा कि पहली भारी बरसात जब होती है तो उसके वयस्क बाहर निकलते हैं। इसी तरह इसका वयस्क भी इसी तरह, पहली भारी बरसात जब 20 से 25 सेंटीमीटर की अच्छी बरसात हो, ऐसी बरसात में इसके जो वयस्क जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, उनके वयस्कों में भी पहले मादाएं बाहर निकलती है भूमि से, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में इनके जो लार्वा हैं, इनके जो वयस्क हैं वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो भूमि में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। जब अच्छी बरसात होती है तो इनकी मादाएं पहले बाहर निकलती है और परपोषी पौधों पर आकर बैठती है। परपोषी पौधे खास करके अपने जो राजस्थान के एरिया में आप नीम, बबूल, खेजड़ी, इनमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ शाम के समय कब निकलेंगे? ये निकलने का भी समय है शाम के समय, लगभग 7 बजे और 8 बजे के बीच में इनकी मादाएं जो है वो भूमि से बाहर निकलती है और इन परपोषी पौधों पर आकर बैठती है। खेजड़ी, नीम, बबूल, इन पर आकर बैठती है। इसके पश्चात और साथ ही ये जो मादाएं जो होती है इनकी, वो विशेष तरह के फीरोमोन्स का स्रावण करती है। क्या स्रावित करती है? फीरोमोन्स। फीरोमोन विशेष तरह के रसायन होते हैं जो जीवों के शरीर से बाहर की ओर स्रावित किए जाते हैं। ध्यान रखना, हार्मोन भी ऐसा ही है, सब वो भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन हार्मोन शरीर के भीतर ही रहता है। एक अंग से दूसरे अंग को वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन दूसरे जीव को प्रभावित नहीं करता। फीरोमोन्स एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं और वातावरण में छोड़े जाते हैं, शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं और वो स्वजाति जीवों को वो प्रभावित करते हैं। अपनी ही जाति के जो दूसरे जो जीव हैं, दूसरा जो शरीर है, उसे वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, कई तरीके के कार्य इनके हो सकते हैं, ये हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फीरोमोन्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मादाएं जो है वो फीरोमोन्स का सिक्रेशन, फीरोमोन्स का स्रावण करती है, जो नर सफ़ेद लटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। जो नर भृंग होते हैं उन्हें आकर्षित करने का कार्य करती है। तो नर भी फिर ज़मीन से बाहर निकलते हैं और इन ये जो पेड़ हैं, इनके जो परपोषी पौधे हैं, उनके आसपास मंडराते रहते हैं।
ठीक है। इसके पश्चात मादाएं जो है लगभग 2 से 3 दिन के पश्चात अंडे देना प्रारंभ कर देती है। 2 से 3 दिन के पश्चात अंडे प्रारंभ कर देती है देना। इनमें जो मादाएं जो होती है वो अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे ही देती है। कितने? 50 से 60 अंडे अपने जीवन काल में देती है। ठीक है। और अंडे जो है वो मादाएं भूमि के भीतर 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी में, उसी जैसे जहाँ नीम या बबूल या खेजड़ी के पेड़ के पास है तो वहीं वो मिट्टी में जाके और 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे दे के आती है, जो हल्के पीले या सफ़ेद रंग के होते हैं। हल्के पीले या सफ़ेद रंग के इनके अंडे होते हैं। जैसे साबूदाना होता है वैसे ये दिखाई देते हैं, छोटे गोल आकार के अंडे। 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में ये अंडे होते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। अंडों का जो टाइम है, अंडों का जो जीवन काल है, अंडे जो है 7 से 13 दिन तक इस अवस्था में रहते हैं, अंडों की अवस्था में, और 7 से 13 दिन के अंदर इससे लार्वा विकसित होना शुरू हो जाता है। इनके लार्वाओं को मैंने अभी पहले भी कहा क्या कहते हैं? ग्रब कहते हैं, GRUB, ग्रब। इनके लार्वा को ग्रब कहते हैं। इनके लार्वा के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ा है सफ़ेद लट। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। अभी आपके सामने एक चित्र भी नज़र आया होगा। इस चित्र में आप देखो इनका जो लार्वा है कैसा नज़र आ रहा है? सफ़ेद रंग का है। इसका सिर भाग देखो, इसके सिर भाग जो है वो थोड़ा अलग रंग का है, भूरे और लाल रंग का होता है। इसका जो शीर्ष भाग है वो भूरे रंग या लाल रंग का होगा। ठीक है, और देखो इनका आकार देखो कैसा है। आकार देखो इनका हमेशा लगभग अंग्रेजी का जो C अल्फ़ाबेट होता है उस आकार का ये होता है। हमेशा लगभग इसी अवस्था में ये मुड़ा हुआ ही C आकार का ही रहता है। ये इसकी खास बात है। लेकिन जब ये चलता है तो चलते समय ज़रूर ये अपने आकार को फिर से वापस सीधा लंबा करता है, लेकिन ज़्यादातर भूमि के भीतर रहता है तो ये C आकार में ही मुड़े हुए रहता है। ठीक है, इसमें लार्वा में भी सिर्फ 3 जोड़ी टांगे ही, तो 3 जोड़ी लेग्स पैर ही पाए जाते हैं। 3 जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं, जबकि अधिकतर लार्वाओं में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके भी वक्ष भाग में ही केवल 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सिर भूरे रंग का। इसमें जो दांत होते हैं, इसके जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। मुखांग काटने और चबाने प्रकार के होते हैं, जिसकी सहायता से वो जड़ों को काटकर पोषण प्राप्त करता है। इनका जो लार्वा है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इनकी लार्वा अवस्था बहुत लंबे समय तक होती है। 82 से 113 दिन की लार्वा अवस्था होती है। लार्वा का जो जीवन काल है वो देखो कितना है, 82 से 113 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो इस तरह आप इस लार्वा को इस तरह आप पहचान सकते हो। लेकिन आपके सामने इसका वयस्क हो तो आप इसे कैसे पहचानोगे? ठीक है, उसके पहचान के लक्षण भी आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये देखो सामने आपके चित्र आया होगा। इस चित्र में देखो इस तरह सभी बीटल्स जो है ऐसे होते हैं। ये पहली बात, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका सिर, उसका जो शरीर है वो शीर्ष, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। कीटों में 2 जोड़ी अधिकतर पंख पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं इंसेक्ट्स को, वो भी कौन सा? भृंग। भृंग का जो अग्र जोड़ी जो पंख होता है वो मोटा, मांसल, फ्लैसी होता है, बहुत मोटा होता है। और जो पीछे का जो पंख होता है, दूसरा जोड़ी जो पंख होता है वो पतला और झिल्ली नुमा होता है। लेकिन जब ये बैठे हुए अवस्था में जब होते हैं तब इनका जो अग्र जोड़ी पंख है वो पिछले जोड़ी पंखों को पूर्णतः ढके हुए, इस तरह पूर्णतः ढके हुए रहता है। वाइट ग्रब की एक और ख़ास बात यह है कि इनका जो अग्र जोड़ी पंख या जो दोनों जोड़ी पंख है वो उदर को पूर्णतः नहीं ढकते हैं। उदर का कुछ भाग जो है, या आप चित्र में देख सकते हो, उदर का कुछ भाग दिखाई देता है। पूर्णतः ये उदर को ढके हुए नहीं रहते हैं बैठने की अवस्था में भी। ठीक है, ये देखो रंग देखो, काले भूरे रंग का ये इंसेक्ट होता है। और रात्रि के समय में आपको ये बहुत उड़ता हुआ मिल जाएगा, मोटे रंग का, बहुत मोटा आकार होता है, लगभग 18 mm लंबा और 7 mm चौड़ा ये होता है। तो इस तरह आप इसे आराम से
पहचान सकते हो इसके वयस्क को भी। ठीक है, तो हमने इसकी लार्वा अवस्था देखी। लार्वा अवस्था 82 से 113 दिन तक ये अपना जीवन काल पूरा करेगा। ठीक है, इस दौरान लगभग अक्टूबर आ जाएगा। मध्य अक्टूबर तक ये पूरा विकसित होने के पश्चात भूमि के भीतर ये लार्वा फिर मिट्टी में गहराई में चले जाएगा, लगभग 40 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में। कितना गहरा? 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। कौन सी अवस्था में? प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, कितने दिनों बाद? 82 से 113 दिन पश्चात ये लार्वा जब पूरा विकसित हो जाएगा तो यह भूमि के भीतर जाएगा, बहुत अधिक गहराई पे। कितना? 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई में जाके प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। ये अवस्था लगभग मध्य अक्टूबर में आती है, लगभग मध्य अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास ये पूर्ण विकसित हो जाता है और ज़मीन में प्यूपा अवस्था में चले जाता है। इनकी प्यूपा अवस्था 2 से 3 सप्ताह की होती है। प्यूपा अवस्था कितनी होती है? 2 से 3 सप्ताह की होती है। प्यूपा अवस्था जो होती है वो अक्रिय होती है। इस दौरान ये कोई क्रियाएं नहीं करते हैं, निष्क्रिय रूप से ज़मीन के भीतर पड़े रहते हैं। जब 2 से 3 सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो ये प्यूपा जो है फिर से वयस्क में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वयस्क में बदल जाएगा और थोड़ा और ऊंचाई पर आकर लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आकर ये वयस्क में बदल जाएगा और वयस्क फिर सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, किस अवस्था में चला जाएगा? सुषुप्त अवस्था में, डॉर्मेंसी में, यानी कि बिल्कुल केवल श्वसन क्रिया करते हैं, बाकी और क्रियाएं नहीं करते हैं। श्वसन क्रियाएं करते रहते हैं, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा इनके शरीर में होती है और लगभग मई तक ये सुषुप्त अवस्था में ही रहते हैं। देखो कहाँ? मध्य अक्टूबर में प्यूपा में बदले, 2 से 3 सप्ताह यानी कि लगभग 5 से 10 नवंबर के आसपास ये जो है वो वयस्क में बदल जाएंगे। अब उस नवंबर के पश्चात दिसंबर और मई तक लगभग 6 से 7 महीने ये सुषुप्त अवस्था में ही इनका वयस्क रहता है और फिर से वही जब भारी बरसात आएगी, अच्छी बरसात के पश्चात फिर इनके वयस्क बाहर निकलेंगे और इनका जीवन चक्र इस तरह पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सफ़ेद लट का जो जीवन चक्र पढ़ा, इसके सामान्य लक्षण बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे। ये है सफ़ेद लट, ये है सफ़ेद लट जो मैंने अभी अपने गार्डन से निकाली है। इसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि इसका आकार देखो, ये हमेशा इसी तरह रहती है, अंग्रेजी के सी आकार की। कैसी रहती है? अंग्रेजी के सी आकार की। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका जो रंग है वो कैसा है? सफ़ेद रंग का ये होता है। और इसका जो सिर है वो देखो आप, इसका सिर कैसा नज़र आ रहा है? भूरे रंग का नज़र आता है। इसमें आप इसके जो वक्ष भाग है, इस भाग में आप देखो 3 जोड़ी पैर नज़र आ रहे होंगे। केवल इसके इसी भाग में टोटल 3 जोड़ी यानी कि 6 पैर ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सिर, इसका भाग, इस सिर भाग में भी इसमें देखो इस तरह ये जो है आगे इसके बहुत अच्छे मैंडिबल्स वाले हैं। मैंडिबल्स इसके मुखांगों का एक भाग है। ये इसके मैंडिबल्स बहुत विकसित होते हैं जो जड़ों को काटने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये देखो सी शेप में ही रहता है।